हाँ जी, देखिए हमने लास्ट क्लास में सॉलिड लिक्विड गैसेस के बारे में पढ़ा था, हम उसके बारे में थोड़े से और क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो सॉलिड होते हैं, ये जो सॉलिड हमने पढ़े थे, इसमें पार्टिकल बहुत एक दूसरे के क्लोज्ड होते हैं, बहुत क्लोज्ड होते हैं एक दूसरे के, यानी कि पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, जिस वजह से वो आपस में अट्रैक्शन ज्यादा करेंगे कम करेंगे, तो इस वजह से देयर इज अ स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। ठीक है बच्चे, और इस वजह से इनकी जो मोबिलिटी है, मूवमेंट है, ज्यादा होगी कम होगी, कम होगी। तो लीस्ट मोबिलिटी मतलब मूवमेंट इनकी सबसे कम होगी, स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होगी, पार्टिकल बहुत पास पास है, और लीस्ट काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, मूवमेंट तो मैंने कहा था 3 तरह की करते हैं, ट्रांसलेशन, वाइब्रेशनल, रोटेशनल मोशन करते हैं। और इसी वजह से इनकी मैक्सिमम, एक नया शब्द लेके आ रहा हूं, मैक्सिमम डेंसिटी होती है। डेंसिटी मैं भी एग्जांपल से बताऊंगा क्या होती है, कि इतने वॉल्यूम में बहुत सारे पार्टिकल है, तो इतने वॉल्यूम में इसका मास ज्यादा होगा कम होगा, ज्यादा होगा। तो एक गिवन वॉल्यूम में जब ज्यादा मास हो तो उसको डेंसिटी कहते हैं, और जब गिवन वॉल्यूम में ज्यादा मास हो तो उसको ज्यादा डेंसिटी का नाम देते हैं। हाँ, अब ये आगे क्या, लिक्विड, ये तो सॉलिड था। अब आपको जो लिक्विड मैंने बताए थे, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा होता है कम होता है, ज्यादा होता है। तो there is a space between particles of liquid which is higher than solid, which is हाँ। अब इससे और क्या लगता है, स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होगी, वीकर अट्रैक्शन होगी, वीकर। तो इनमें वीकर अट्रैक्शन इन पार्टिकल्स देन किसके मुकाबले, देखो जब भी आप ये लिखे कि इनमें वीकर अट्रैक्शन, तो आपको लिखना पड़ेगा किसके मुकाबले, क्योंकि गैस के मुकाबले तो स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन है इनमें। अच्छा आप बताओ, अब इसमें लीस्ट मोबिलिटी थी, इसमें काइनेटिक एनर्जी और मोबिलिटी ज्यादा होगी, सॉलिड के मुकाबले कम होगी, ज्यादा, मोर मोबिलिटी यहाँ किसके मुकाबले, एज कंपेयर टू सॉलिड। और आपको अब क्या लगता है, डेंसिटी इसके, अगर ये मान लो 2 लीटर का कंटेनर है और ये भी 2 लीटर का कंटेनर है, तो इसके 2 लीटर में इसका मास ज्यादा होगा, इसके 2 लीटर में इसका मास कम होगा, क्योंकि इसके वॉल्यूम, पार्टिकल के बीच में स्पेस ज्यादा है, तो इसका मास अंदर कम नहीं हो गया। इसके बीच में मान लो 1 करोड़ पार्टिकल आ रहे हैं, तो इसके बीच में आ रहे हैं मान लो 10,000, तो मास कम नहीं हो गया इसका। तो गिवन वॉल्यूम में मास कम हो गया, तो गिवन वॉल्यूम में मास कम होने से क्या कम होगी, इसकी डेंसिटी। तो इनकी लेसर देन सॉलिड। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? अभी एक क्वेश्चन कराना है इसलिए बता रहा हूं बातें मैं, ठीक है? नहीं नोट डाउन करना है, सारा मैंने पेज में बता रखा है, सारे मेरे नोट्स में है। अब ये गैस को देखो, गैस के बीच में तो बहुत सारा स्पेस होता है एक दूसरे के, तो आप गैस के बारे में क्या लिखेंगे, देयर इज अ वेरी लार्ज स्पेस बिटवीन द गैसियस पार्टिकल, किसके मुकाबले, वेरी लार्ज स्पेस बिटवीन गैसियस पार्टिकल, किसके मुकाबले, एज कंपेयर्ड टू सॉलिड एंड लिक्विड, एस एंड एल लिख दिया मैंने। अच्छा उससे क्या हुआ, स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन वीकर अट्रैक्शन हुई, अट्रैक्शन के लिए पास आना चाहिए, तो वेरी वीक और नेग्लिजिबल अट्रैक्शन किसके मुकाबले, एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। अच्छा इससे क्या हुआ, मोबिलिटी हायर होगी लेसर होगी, तेज मूव करेंगे स्लो मूव करेंगे, वेरी
हाई मोबिलिटी और एज कंपेयर टू, जब भी हम कहें कि ये ज्यादा है, हमें बताना किसके मुकाबले ज्यादा है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो और आपको अब क्या लगता है, अब इतने वॉल्यूम में मास ज्यादा है कम है? अब देखो ना, इतने ही वॉल्यूम में पार्टिकल ज्यादा थे, इतने वॉल्यूम में पार्टिकल कम हो गए, उतने वॉल्यूम और पार्टिकल कम हो गए, तो मास कम हो गया एक गिवन वॉल्यूम में। तो क्या कम हो गई? तो लीस्ट डेंसिटी। तो डेंसिटी का ऑर्डर क्या हो गया? गैस की डेंसिटी सबसे कम, फिर लिक्विड की डेंसिटी, और फिर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी हो गया। तो मेरे बच्चों, डेंसिटी का एक फॉर्मूला याद कर लोगे? डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि जिसका जितना ज्यादा मास हो जाएगा उसकी डेंसिटी उतनी। और अगर मास सेम हो और वॉल्यूम चेंज कर दें, अब आपको मालूम है डिनोमिनेटर ज्यादा हो तो आंसर कम आता है, मालूम है मैथ्स में? अगर डिनोमिनेटर में ज्यादा वैल्यू आए तो आंसर कम आता है। अब बताओ, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी कम हो जाएगी? और वॉल्यूम कम कर देंगे तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल दूं। मान लो आप इस रूम में 10 बच्चे बैठे हो, तो 10 बच्चों का मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दिस रूम, डेंसिटी आ गई। मान लो मैंने इस रूम में 50 बच्चे कर दिए, ये टिक टिक मत करो बेटा बन से। मान लो मैंने इस रूम में 50 बच्चे कर दिए, वॉल्यूम इतना ही है ना, तो इस कमरे का क्या बढ़ जाएगा? वॉल्यूम तो उतना ही है। अब आंसर ज्यादा आएगा कम आएगा? तो मेरे रूम की डेंसिटी ज्यादा हो गई। मैंने 100 बच्चे भर दिए, वॉल्यूम तो उतना ही है, दीवारें तो फिक्स हैं, तो मैंने मास और कई गुना ज्यादा कर दिया, तो ये ज्यादा कर दूंगा तो क्या बढ़ जाएगी? डेंसिटी। तो ये बात समझ में, मास ज्यादा होने से डेंसिटी बढ़ती है। मैं आपको वॉल्यूम से सिखाऊं। मान लो आप इस रूम में 20 बच्चे बैठे हो, इस रूम में 20 बच्चे बैठे हो, 20 बच्चों का मास अपॉन वॉल्यूम। मैंने क्या किया, मैंने रूम को कर दिया आधा, आधा वॉल्यूम कम कर दिया। जब मास उतना ही है, वॉल्यूम कम करने से डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिनोमिनेटर कम कर रहा हूं, डिनोमिनेटर कम करने से आंसर बढ़ जाता है, ये तो पता है ना। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा 10/2 ज्यादा आएगा या 10/5 ज्यादा आएगा? क्योंकि डिनोमिनेटर कम हो जाएगा तो आंसर ज्यादा आता है, डिनोमिनेटर बढ़ा दोगे तो आंसर कम आएगा। डिनोमिनेटर और बढ़ा दो, आंसर और कम आ जाएगा। ये याद रहेगी बात? तो आप बताओ, अगर मैं इस रूम का वॉल्यूम कम कर दूं, 20 बच्चे के 20 बच्चे रखूं, तो डेंसिटी बढ़ेगी घटेगी? और डेंसिटी बढ़ जाएगी, बहुत पास पास आ जाओगे आप। मैंने रूम को और आधा कर दिया, अब बताओ क्या होगा? और ज्यादा डेंसिटी हो जाएगी। मैंने और आधा कर दिया वॉल्यूम, अब बैठ ही नहीं पाओगे, धक्के मारोगे। तो वॉल्यूम सेम रहे और मास बढ़े तो डेंसिटी बढ़ेगी घटेगी? और मास सेम रहे और वॉल्यूम घटे, समझ आ गया? यानी कि मास बढ़ने से डेंसिटी बढ़ेगी और वॉल्यूम के कम होने से भी डेंसिटी बढ़ेगी। ये बात समझ में आ गई मेरे बच्चे? कोई डाउट किसी को? अच्छा एक बात बताओ, आपने 250 ml की कोक ली, उसको 2 लीटर की बोतल में ट्रांसफर कर दिया, मास सेम है ना, वॉल्यूम बढ़ा दिया। अब बताओ डेंसिटी बढ़ेगी घटेगी उसकी? मास तो उतने को उतने ट्रांसफर किया आपने, वॉल्यूम 250 से 2 लीटर कर दिया आपने, डेंसिटी कम हो जाएगी क्योंकि मास उतने रखा, वॉल्यूम को आपने क्या कर दिया? डिनोमिनेटर के बढ़ाने से क्या होता है, जल्दी बोलो? डेंसिटी कम हो जाती है। तो जब आप गिवन मास को ज्यादा वॉल्यूम में भर दोगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी, और जब गिवन मास को छोटे से वॉल्यूम में डाल दोगे तो डेंसिटी, बोलो बोलो बोलो, डेंसिटी बढ़ जाएगी। डेंसिटी का याद रहेगा? आओ एक क्वेश्चन करते हैं जो हमारे पेज नंबर 11 पे है। आओ पेज नंबर 11, जिसके पास नोट्स हैं वो पेज नंबर 11 पढ़ना शुरू कर दे, और जिसके पास नोट्स नहीं है, जो मान लो मेरी रिकॉर्डिंग देख रहा है और उसके पास नोट्स नहीं है, वो मुझसे नोट्स मांग सकता है, मैं उसको व्हाट्सएप कर दूंगा। कहीं पे भी बच्चा मेरे लेक्चर देख रहा हो, 9811232145 पर मुझको व्हाट्सएप कर दे। विमल सर क्रिस्टल केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से सर्च कर ले, तो इस पे मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। आओ क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, मतलब डेंसिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। और आपको दिया क्या क्या हुआ है? एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, चिमनी से धुआं नहीं निकलता,
बिल्डिंग्स की, इंडस्ट्रीज की, या आपके किचन की चिमनी से धुआं निकलता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। और क्या क्या भाई, हनी की, हनी शहद, और वाटर जो पानी जो नदियों में बहता है, चौक, और आयरन। आप एक बात बताओ, सबसे ज़्यादा डेंसिटी मैंने अभी बताया सॉलिड की होती है। आपको क्या लग रहा है इसमें सॉलिड ढूंढो पहले, सॉलिड कौन कौन सा है? एक तो ये सॉलिड है और एक और तो कोई सॉलिड नहीं है। कॉटन लिखा ही नहीं मैंने, ठीक है जी, बोलो जी। अब इनमें सबसे ज्यादा आयरन और चौक में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी लग रही है? आयरन के पार्टिकल बहुत पास पास होंगे तो वो डेंस होगा, तो सबसे ज्यादा डेंस। पहले सॉलिड को ट्राई कर दो ना, आयरन, और फिर चौक। आयरन तो टूटेगा नहीं, चौक जल्दी टूट जाएगा। अब बात आती है कॉटन और वाटर। मेरे बच्चे, कॉटन जो होती है ना, कॉटन के बीच में ना ये बड़ा बड़ा स्पेस होता है। अगर आपने देखा हो, कॉटन को ऐसे इतना दबा सकते हो आप, यानी कि कॉटन जगह ज्यादा घेरती है पर उसका मास कम होता है। आप बताओ, मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी का फॉर्मूला, तो कॉटन का मास कम होता है पर जगह बहुत सारी घेरती है। आप बताओ डिनोमिनेटर ज्यादा होगा कम होगा इसका? और जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा उसका आंसर कम आता है। तो हमारे पास जो वाटर है ना उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी और कॉटन की डेंसिटी कम होगी। आप एक काम करना ना घर में, अब घर में जाना, एक गिलास में पानी भरना और उसी गिलास में कॉटन को डाल देना। प्रेस मत करना, कॉटन को जितनी लूज आ सकती है। आप देखना कौन सा भारी लगेगा, कॉटन वाला गिलास या पानी वाला गिलास? पानी वाला करके देखना, अगर डाउट है तो घर में करके देखना। तो पानी वाला गिलास भारी होगा, यानी कि वॉल्यूम तो सेम है पर मास उसका ज़्यादा कर दिया। तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, पानी की या कॉटन की, रुई की? तो अगर मैं इस बोतल में पानी भर दूं और इस बोतल में कॉटन भर दूं तो मास किसका ज़्यादा होगा? तो ये ज़्यादा भारी होगी, ज़्यादा डेंसिटी होगी। ठीक है बच्चे? हाँ, कॉटन तो उसमें तो एयर ट्रैप होती है ना, इसलिए। आ जाओ, अब बताओ कौन कौन रह गया मेरे पास? ये हो गया, ये हो गया। हाँ, अब हनी रह गया। अब हनी गलत कर दिया। वाटर से ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है? पानी ज्यादा गाढ़ा है या हनी ज्यादा गाढ़ा है? तो पहले काम करो, फिर यहाँ पे हनी लिख दो, फिर क्या आ जाएगा? फिर क्या आ जाएगी? अब बताओ हवा की डेंसिटी ज्यादा है कि चिमनी की? अब एक बात बताओ, जो चिमनी से धुआं निकलता है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं, कार्बन के अनबर्न पार्टिकल्स भी होते हैं, छोटे छोटे 10 पार्टिकल्स भी होते हैं, कार्बन के अनबर्न पार्टिकल्स भी होते हैं, उनका भी तो मास होगा। पर एयर में तो N2O2 और CO2 है, तो ज़्यादा भारी कौन सी होगी? एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, यानी कि चिमनी वाला धुआं। फिर सबसे लास्ट में क्या आ जाएगी? ये ऑर्डर आ गया इंक्रीजिंग। ये आपकी एनसीईआरटी का सवाल है, कर लोगे? आ जाओ, फिर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है गिव रीजन गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। मतलब कह रहा है कि एक गैस एक वेसल में पूरी भरी जा सकती है। उसकी वजह ये है कि गैसेस के बीच में बहुत सारा स्पेस होता है और इनकी आपस में इंटरेक्शन ज़्यादा होती है कम होती है? तो इसको पूरा उठा के इसमें भर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया भी था, घर में आपके CNG होगी, PNG होगी, LPG होगी, इन सभी में गैसेस को तो कंप्रेस करके पूरा भर देते हैं इसके अंदर, ताकि ज़्यादा गैस स्टोर हो सके और ट्रांसपोर्ट हो सके। तो इसका आंसर क्या है, आप पढ़ सकते हैं मेरे नोट्स में से। मैं लिखता हूँ पार्टिकल ऑफ द गैस हैव नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब पार्टिकल्स ऑफ द गैस हैविंग नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड हेंस पार्टिकल्स आर वेरी लूजली बाउंड। मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करते नहीं, लूजली बाउंड होते हैं। देयरफॉर गैस फिल्स कंप्लीटली इन द वेसल इन विच इट इज केप्ट। क्या ये आंसर क्लियर है बच्चों? हाँ, फिर इसके बाद आपको मैंने सिखाया था टेम्परेचर का स्केल। टेम्परेचर का स्केल, इसका मतलब होता है कोई चीज़ कितनी ठंडी है, कोई चीज़ कितनी गर्म, डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस। ये कोई वैल्यू बताता है कोई चीज़ कितनी ठंडी है, कोई चीज़ कितनी गर्म है। तो इसकी जो स्केल होता है, इसके 3 स्केल होते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन। हाँ, डिग्री केल्विन में बोलते डिग्री पर लिखते नहीं है। जो केल्विन होती है ये SI यूनिट होती है ऑफ टेम्परेचर।
अगर कोई आपसे पूछे कि टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है तो क्या बोलेंगे? केल्विन। डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में एक नुकसान है, ये मे बी पॉजिटिव और तो टेम्परेचर नेगेटिव भी जा सकता है। जैसे -30 डिग्री टेम्परेचर कहते नहीं हम, मैं एक हिल स्टेशन गया वहाँ पे -20 डिग्री था टेम्परेचर सेल्सियस, ऐसे फ़ारेनहाइट भी नेगेटिव हो सकता है। पर जो केल्विन है इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव स्केल, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर आपसे कोई पूछे व्हाई केल्विन इज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर तो क्या कहेंगे? बिकॉज टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इज ऑलवेज इन पॉजिटिव स्केल, कैन नेवर बी, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। और मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर को केल्विन में लिखना है तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में क्या ऐड कर दो? 270, तो ये एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मान लो आपको टेम्परेचर दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर इन केल्विन क्या होगा? टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 270, तो टेम्परेचर, अच्छा सेल्सियस वाले के लिए स्मॉल टी यूज करना है और केल्विन वाले के लिए कैपिटल टी। ये पूरे 4 साल याद रखना, अगर साइंस ली तो साइंस नहीं ली तो 2 साल तो याद कर ही लो 9-10 में। तो क्या हो जाएगा? सेल्सियस वाला टेम्परेचर कितना? 25 प्लस 273, तो कितना आ जाएगा? 298 केल्विन। मान लो टेम्परेचर दे रखा है आपको 100 डिग्री सेल्सियस, तो व्हाट विल बी टेम्परेचर इन केल्विन? तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273, माइनस कहाँ से आ गया भाई? जो जल्दी करेगा उल्टा करेगा, तो जल्दी करने के लिए कोई नाम रखा मैंने अब तक? तो जल्दी किस लिए कर रहे हो? आराम से करो। तो 100 डिग्री सेल्सियस प्लस क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 373 डिग्री केल्विन। डिग्री लिखते नहीं है, व्हाई डिग्री इज नॉट रिटन? बिकॉज केल्विन इज अ एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अब मान लो टेम्परेचर दे रखा है आपको -73 डिग्री सेल्सियस, तो व्हाट विल बी टेम्परेचर इन केल्विन? तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस क्या लिखते हैं? तो सेल्सियस में तो नेगेटिव हो सकता है, मैंने बताया था, तो -73 प्लस, तो आंसर आ गया 200 डिग्री केल्विन। ये 200 केल्विन बोल लो, कोई बात नहीं, 200 केल्विन भी बोल सकते हो। तो आप इसे मैं केल्विन में आ गए। तो कभी कभी आपके पास टेम्परेचर केल्विन में होगा तो सेल्सियस में कैसे लिखेंगे आओ देखते हैं। मान लो आपका टीचर कहता है देयर इज अ टेम्परेचर इक्वल टू 310 केल्विन, कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो आप क्या लिखेंगे? टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू 310, ये माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा। समझा कैसे कर रहा हूं? मान लो आपका टीचर कहे टेम्परेचर इज लाइक 17 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट इट इन केल्विन, सॉरी केल्विन में तो केल्विन में लेके जाना है। मान लो 290 केल्विन है, कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो आप क्या लिखेंगे? टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस, तो ये कितना पुट करना है आपने? तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो कितना आ जाएगा? टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू दिस, ये माइनस उठ के इधर आ जाएगा, तो 290 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा? 17 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस में आंसर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, पर केल्विन में कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। मैं आपको छोटी सी चीज सिखाना चाहता हूं, आप देखिएगा। जैसे ये मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ये -100 डिग्री सेल्सियस है, ये -200 डिग्री सेल्सियस है, ये मान लो -273 डिग्री। अब बताओ -273 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो केल्विन में कितना आ जाएगा? 0। तो दिस -273 डिग्री सेल्सियस इज एक्चुअली 0 केल्विन। समझा? अच्छा, -200 डिग्री सेल्सियस पुट करो यहाँ पर, -200 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो कितना आ जाएगा? तो ये आ गया 73 केल्विन।
अब -100 डिग्री पुट करो यहाँ पर, -100 + 270 डिग्री कितना देगा? तो अगर सेल्सियस में इतना है तो केल्विन में कितना होगा? समझ आ गई बात? अब इसको 0 पुट करो तो 0 + 270 केल्विन में कितना देगा? तो ये आ जाएगा 273 केल्विन, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस इज एक्चुअली 273 केल्विन, ये डिग्री केल्विन। अब बताओ, मान लो ये 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 डिग्री + 270 डिग्री केल्विन में कितना हो जाएगा? 373 डिग्री केल्विन आ जाएगा। समझ में आ गया? तो आपने अभी तक क्या पढ़ा था छोटी क्लासेस में कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? अब केल्विन में क्या हो गया? तो 273 इज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, एक ही बात होती है। अच्छा, ये पानी का बॉइलिंग पॉइंट बचपन में क्या पढ़ा था आपने? तो केल्विन में कितना हो गया आज के बाद? तो दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री सेल्सियस एंड इन डिग्री केल्विन, तो आप क्या कहेंगे? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री सेल्सियस इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड इन केल्विन इट इज 373 डिग्री केल्विन। और व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री सेल्सियस? मैंने कहा डिग्री सेल्सियस, जल्दी जवाब देने का कोई इनाम तो नहीं रखा मैंने कहा व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री सेल्सियस? 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। एंड व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री केल्विन? ये बातें याद होनी चाहिए, आज ही याद कर लेना ओरली। मैंने अगली क्लास में ऐसे पूछना, हाँ भाई वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन में, हाँ भाई वाटर का बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में, हाँ भाई वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट सेल्सियस में, हाँ भाई वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट सेल्सियस में। ये बातें दिमाग में रटी होनी चाहिए। जैसे बचपन में रटा होता था ना कि पोकेमोन किस चैनल पे कितने बजे आएगा, डोरेमोन किस चैनल पे कितने बजे आएगा। वो दुनिया छोड़ दो, अब डोरेमोन और पोकेमोन की गई दुनिया, वो टाटा कर दो। अब क्या याद होना चाहिए, क्या रटा होना चाहिए? बॉइलिंग पॉइंट सर 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में सर 373 केल्विन, ऐसे याद होना चाहिए। अब समझ आ रही बात? तो पेज नंबर 12 पे और पेज नंबर 13 पे कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं वीडियो में दिखा देता हूँ जो बच्चे मेरी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो पेज नंबर 10 पे और 12 पे मैंने कुछ क्वेश्चन करके दिखा रखे हैं। ये क्वेश्चंस हैं, आप कर सकते हैं और मुझे आंसर भेज सकते हैं। ये आंसर सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चंस हैं। तो देख सकते हैं मैं इन सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें मैंने केल्विन में दे रखा है और आपको इनको सेल्सियस में कन्वर्ट करना दिखा रखा है। तो आप इन क्वेश्चंस को करिए, और मेरा नंबर मैंने आपको लिख दिया था 9811232145, तो मुझे आंसर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं कभी भी। तब तक बाय, नमस्ते, ध्यान रखो।